नमस्कार प्यारे छात्रों, आपने कल ध्यान पूर्वक अध्ययन किया होगा। आज हम क्रिया और उसके भेदों के विषय में आगे का अध्ययन करते हैं। आप ध्यान पूर्वक चिंतन और मनन के साथ अध्ययन करते रहें। तो चलो शुरू करते हैं। प्यारे बालकों, कलम के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। आज बात करेंगे अकर्मक क्रिया के विषय में। अकर्मक क्रिया कहती है, वाक्य में जब प्रयुक्त जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, जो कर्ता तक ही सीमित होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, जो कर्ता तक सीमित होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात वाक्य में कर्ता होगा और क्रिया होगी, इसके अलावा वाक्य में कुछ भी नहीं होगा। इस परिभाषा से हम यह समझें, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात क्रिया का सीधा सीधा कर्ता के साथ संबंध होगा, यानी कि कर्ता और क्रिया। वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया के अलावा और कुछ नहीं होगा। जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा राम पढ़ता है, तो पढ़ता है इससे ठीक पहले क्या या किसे इन शब्दों को लगाकर प्रश्न बना लेना चाहिए। जैसे कौन दौड़ता है, क्या दौड़ता है, उत्तर नहीं मिला, उत्तर मिला। ऐसी स्थिति में अकर्मक क्रिया होगी, यानी कि प्रश्न पूछने पर यदि कोई उत्तर ना मिले, वहीं अकर्मक क्रिया होती है। ये कैसे होगी, इसे समझ करके देखते हैं पहले उदाहरण से। राजेश दौड़ता है, राजेश यहाँ कर्ता है और दौड़ना उसकी क्रिया है, यानी कि कर्ता और क्रिया। क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। अगर मैं प्रश्न पूछूं क्या दौड़ता है, तो उत्तर नहीं मिलता है। उत्तर नहीं मिलता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ अकर्मक क्रिया है। वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, राजेश कर्ता और क्रिया दौड़ता है, यानी कि कर्म नहीं है। कर्म नहीं है, इसका मतलब अकर्मक क्रिया है। नंबर 2 बात, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, यहाँ दौड़ने क्रिया का फल कर्ता राजेश पर पड़ता है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। और तीसरी बात, प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। यहाँ मैंने क्या शब्द लगाया इस वाक्य में, क्या दौड़ता है, उत्तर नहीं मिलता। क्या दौड़ता है, राजेश दौड़ता है। राजेश कर्ता, दौड़ना क्रिया। इस तरह इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सांप रेंगता है, सांप कर्ता है और रेंगना उसकी क्रिया है। इस वाक्य में भी रेंगना क्रिया का प्रभाव कर्ता सांप पर पड़ता है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। पूजा हंसती है, यहाँ पूजा करता है और हंसना उसकी क्रिया है। यहाँ हंसने क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता पूजा पर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। बच्चे सो रहे हैं, सोना यहाँ क्रिया है और सोने की क्रिया का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। इस वाक्य में कर्म नहीं है। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राधा सो रही है, राधा कर्ता है और रोना उसकी क्रिया है। इस वाक्य में कर्म नहीं है और रोने क्रिया का प्रभाव कर्ता राधा पर पड़ता है, इसका मतलब यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। खुशहाल हंस रहा है, खुशहाल कर्ता है,
हंसना उसकी क्रिया है। इस वाक्य में कर्म नहीं है, इसका मतलब अकर्मक क्रिया है। और हंसना क्रिया का प्रभाव कर्ता खुशहाल पर पड़ता है, इसका मतलब यहाँ अकर्मक क्रिया है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि वाक्य में कर्ता हो, वाक्य में कर्ता हो और क्रिया भी हो, लेकिन कर्म ना हो। जिस वाक्य में केवल कर्ता होता है और क्रिया होती है लेकिन कर्म नहीं होता, यानी कि कर्म रहित वाक्य ही अकर्मक क्रिया की पहचान है। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है वह वाक्य अकर्मक होता है। जैसे राजेश दौड़ता है, राजेश कर्ता, दौड़ना क्रिया, कर्म नहीं है इसलिए अकर्मक है। सांप रेंगता है, सांप कर्ता, रेंगना क्रिया, कर्म नहीं है, अकर्मक है। पूजा हंसती है, पूजा कर्ता, हंसना क्रिया, कर्म नहीं है, इसका मतलब यह अकर्मक है। बच्चे सो रहे हैं क्रिया है और बच्चे कहता है इसका मतलब कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो अकर्मक है। राधा रो रही है उसकी क्रिया है और राधा कहता है, यानी कि कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो यह अकर्मक है। खुशहाल हंस रहा है, हंसना उसकी क्रिया है, हंस रहा है क्रिया है, खुशहाल करता है, यानी कि कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, इसका मतलब वाक्य अकर्मक है। वाक्य में कर्ता है, क्रिया है, लेकिन कर्म नहीं है। जब वाक्य में कर्ता हो, क्रिया हो, लेकिन कर्म ना हो, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। पहली पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरी अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। हम आज पूर्ण अकर्मक क्रिया के विषय में जानेंगे। पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया कहती है, इस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती। इस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती। इस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात वाक्य में कर्ता होगा और क्रिया होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए, बालक रो रहा है, बालक कर्ता है, रोना उसकी क्रिया है, रो रहा है क्रिया है। सीता हंस रही है, सीता कर्ता है और हंस रही है, यानी कि हंसना उसकी क्रिया है। मछली नदी में तैर रही है, मछली कर्ता है, नदी में तैरना उसकी क्रिया है। पक्षी आकाश में उड़ रहा है, पक्षी कर्ता है और उड़ना उसकी क्रिया है। जब वाक्य में कर्म ना हो, केवल कर्ता हो और उसकी क्रिया हो और उसे पूरा करने के लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता न पड़े, वहां पर पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। पूर्ण अकर्मक क्रिया दो भागों में बंट जाती है, जैसा कि आपने देखा, स्थिति अर्थक और दूसरी गति अर्थक। स्थिति का मतलब होता है कर्ता की एक निश्चित स्थिति को बताना, जैसे बालक की एक निश्चित स्थिति रोने को बताया जा रहा है और सीता की भी एक निश्चित स्थिति हंसने को बताया जा रहा है। और गत्यर्थक यानी कि जिसमें कर्ता कोई कार्य कर रहा है उसको दर्शाया जाए, जैसे कर्ता मछली नदी में तैरने के कार्य को कर रही है, गति कर रही है। पक्षी आकाश में उड़ने के कार्य को कर रहा है, यानी कि गति कर रहा है आकाश के अंदर, तो गत्यर्थक। मेरा कहने का मतलब यह है कि पूर्ण अकर्मक क्रियाओं से कर्ता की स्थिति, गति और अवस्था ज्ञात होती है। इन्हें स्थित्यर्थक और गति अर्थक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं भी कहते हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं से कर्ता की स्थिति और गति
अवस्था आदि ज्ञात होती हैं। इसलिए इन्हें स्थिति अर्थक और गति अर्थक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। पूर्ण अकर्मक क्रियाओं से कर्ता की स्थिति, गति और अवस्था ज्ञात होती है। इन्हें स्थिति अर्थक और गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। स्थिति अर्थक क्रिया जब कर्ता की एक निश्चित स्थिति को बताए और गत्यर्थक क्रिया जब कर्ता के द्वारा किसी कार्य को करने की गति को दर्शाए। जैसे उदाहरण के लिए मिंटी रो रही है तो मिंटी की एक स्थिति को दर्शाया जा रहा है रोना क्रिया के साथ। वायुयान अमेरिका जा रहा है तो वायुयान कर्ता को यहाँ जाने क्रिया में गति के साथ दर्शाया जा रहा है। और खिलौना घूम रहा है, यहाँ खिलौने की स्थिति को दर्शाया जा रहा है। इस तरह यह पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। इस क्रिया के अंदर वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात कर्ता और क्रिया से ही काम चल जाता है। जैसे बालक रो रहा है तो बालक कर्ता है और रोना क्रिया है। इसी क्रिया से इस कर्ता के द्वारा कार्य के पूरे होने का बोध हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। पूर्ण अकर्मक क्रिया गति, अवस्था और स्थिति को दर्शाती है, इसलिए दो भागों में बढ़ जाती है, स्थिति अर्थक और गति अर्थक। जैसे हमारे दो उदाहरणों में यहाँ हुआ है, बालक के रोने में स्थिति को दर्शाया जा रहा है, सीता के हंसने में उसके हंसने की स्थिति को दर्शाया जा रहा है, गति में मछली नदी में तैरने की गति को दिखाया जा रहा है और पक्षी आकाश में उड़ने की गति को दर्शाया जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मिंटी रो रही है तो रोने क्रिया का प्रभाव सीधा मिंटी पर पड़ रहा है, इसका मतलब यह पूर्ण अकर्मक क्रिया है और यह उसकी एक स्थिति को दर्शाती है। वायुयान अमेरिका जा रहा है तो यहाँ जाने क्रिया का सीधा प्रभाव वायुयान पर कर्ता पर पड़ता है, इसका मतलब अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। और नंबर 2, ये इसकी गति को दर्शा रहा है। खिलौना घूम रहा है तो घूमना क्रिया का प्रभाव खिलौने पर पड़ता है, सीधा कर्ता पड़ता है, इसका मतलब पूर्ण अकर्मक क्रिया है। अन्य शब्द की सहायता इसे नहीं लेनी अपनी क्रिया को पूरा करने के लिए, खिलौने से ही क्रिया पूरी हो रही है और घूमना इसकी क्रिया है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण अकर्मक क्रिया है। प्यारे छात्रों, आप ध्यानपूर्वक क्रियाओं को पढ़ना। आज हमने अकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के पहले भेद अपूर्ण अकर्मक क्रिया के विषय में जाना है। आप इनकी परिभाषाओं को, इनके उदाहरणों को नोट करना, समझना। यदि समझने में कोई दिक्कत आए या समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर मुझे मेरे व्यक्तिगत फ़ोन पर मैसेज करके या फ़ोन करके सूचित करना। मैं आपको फिर अगले वीडियो में और अच्छे तरह से इसे समझाने की कोशिश करूँगा। आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और आगे बढ़ते रहें। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ आज का अध्ययन समाप्त करते हैं और कल हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया के दूसरे भेद अपूर्ण अकर्मक क्रिया के विषय में। धन्यवाद।